हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा एवं बैंकिंग। बैंकिंग सिस्टम के बारे में आप सबने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, नहीं भी पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे। आरबीआई क्या होता है हमने समझा था। उसके अलावा हमने अपने वित्तीय व्यवस्था को समझा है, और भी जो हमारे प्रीवियस टॉपिक रहे हैं। हमारी चूंकि आज 13वीं क्लास है तो इसके पहले हमने हर क्लास में कुछ न कुछ नई चीज आपको समझाई है, और तो वो सारी चीजें अगले चैप्टर के साथ लिंक करती है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली हो तो प्लीज सबसे पहले आप लोग प्रीवियस क्लास जरूर लें, क्योंकि उसी के बाद ये क्लास लेने का आपको बेनिफिट है। ठीक है, और ये टॉपिक जो है बैंकिंग है, जो मनी है, ये टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। बैंकिंग सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग पॉलिसीज कैसे क्या होती है ना। आरबीआई का क्या बैंकिंग सिस्टम में योगदान रहता है। ठीक है, जो मौद्रिक नीति जो बैंक बनाते हैं या आरबीआई जो मौद्रिक नीति बनाती है उसे बैंक किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जनता को बैंकिंग व्यवस्था से क्या फायदा होता है। ठीक है, और इसके अलावा करंट के भी जो टॉपिक होते हैं बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, बैंक रेट किसे कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग पूरा कंसंट्रेट होके आज की क्लास लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा आज का पॉइंट है मुद्रा। मुद्रा की कार्यप्रणाली। मुद्रा की कार्यप्रणाली समझने से पहले मेरा एक छोटा सा जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि आखिरकार मुद्रा होती क्या है। ठीक है, आखिरकार मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा क्या होती है, मनी किसे कहते हैं। ठीक है, आप सब लोगों को पता होगा मनी किसे कहते हैं। ठीक है, आप सब लोगों की जेब में पैसा होता है। आप लोग अपने पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, किस प्रकार से आप मनी क्या डिफाइन करेंगे अगर आपसे कोई पूछे कि मनी किसे कहते हैं या मुद्रा किसे कहते हैं। तो जब हमसे कोई पूछेगा कि मनी किसे कहते हैं, मुद्रा किसे कहते हैं, तो हम वो मुद्रा जिसका इस्तेमाल करके कोई भी चीज खरीद रहे हैं। ठीक है, आप मार्केट गए, आपने मार्केट में जाके कोई चीज परचेस करनी है। आप मार्केट गए, आपने मार्केट में जाके बोला कि मुझे क्या चाहिए, तो आप मोबाइल खरीदने गए हैं, आपको मोबाइल चाहिए। आपको मोबाइल खरीदने के लिए क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, धन पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको फूड लेना है, मार्केट में जाके फूड खरीदना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पैसे की जरूरत लगेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर एक पेन भी खरीदना है, अगर एक 10 रुपए का पेन भी खरीदना है तो कहीं ना कहीं आपको पैसा चाहिएगा, या इसी को मैं कह दूं मुद्रा। मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो मुद्रा क्या है, हमारी विनिमय का माध्यम है। क्या है मुद्रा, यहां से मुझे समझ में आया कि जो मुद्रा है वह एक विनिमय का माध्यम है। ठीक है, कोई भी चीज खरीदने के लिए, कोई भी चीज बेचने के लिए, अगर आपको एक मोबाइल सेकेंड हैंड बेचना भी है तो आप क्या डिमांड करेंगे, आप वैल्यू डिमांड करेंगे, आप पैसे की डिमांड करेंगे। भाई मुझे सेकेंड हैंड फोन 5,000 रुपए में बेचना है तो मुझे क्या चाहिए, 5,000 रुपए चाहिए है। ठीक है, सामने वाला बंदा आपको क्या देगा, पैसा देगा। ठीक है, तो जहां आप क्रय विक्रय कर रहे हैं, ठीक है, जहां आप क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं। ठीक है, एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू पर आप चीजों का क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो यही क्या है, आपकी मुद्रा है। क्या बिना मुद्रा के आप इस मतलब कहूं मैं इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं मानूं कि इस कितना महत्वपूर्ण है, अगर मैं यहाँ पे पूछ लूं कि मुद्रा कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है, कितनी महत्वपूर्ण है, तो शायद पानी और खाद्य, मतलब हम लोगों को आजकल वाटर बॉटल खरीदने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। हम लोग आजकल पानी के लिए भी पैसा खर्च करते हैं और खाने के लिए भी पैसा खर्च करते हैं। तो मुद्रा उतनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है
ठीक है, गॉड के बाद में मतलब वो है तो ही संसार है, उसके बिना कहीं भी आप सरवाइव नहीं कर सकते हो, इतना ही इंपॉर्टेंट होता है मुद्रा का होना। और क्योंकि ये विनिमय का माध्यम है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पहले के जमाने में तो ये मुद्रा होती नहीं थी, आज जो हम कागजी मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, शायद ये कागजी मुद्रा है ना, पहले तो होती नहीं थी, आज हम इस पेपर मनी या कागजी मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, ये पहले के जमाने में तो थी नहीं। तो क्या पहले के जमाने में विनिमय नहीं होता था? ठीक है, पहले विनिमय नहीं होता था, तो जी नहीं, पहले के जमाने में भी विनिमय होता था, लेकिन विनिमय का माध्यम अलग हो सकता था। क्या अलग हो सकता था? हमारा विनिमय का जो माध्यम है वो क्या हो सकता था? हर समय में अलग अलग हो सकता था। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, या फिर उसके बाद में बात करूं मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी लोग क्या करते थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाते थे। कौन सी प्रणाली अपनाते थे? इतिहास में अगर हम बात करें तो पहले कौन सी प्रणाली चलती थी? हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था। अब वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? यहां भी एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब अगर मुझे कोई चीज चाहिए, मुझे अगर शूज चाहिए, तो मैं सामने वाले बंदे को बोलूंगी, मेरे पास अगर शूज है, मेरे पास अगर 2 पेयर शूज रखे हुए हैं, मैं सामने वाले बंदे को बोलूंगी तुम शूज ले लो, और मेरे पास जो क्लॉथ्स है ना, मेरे पास जो क्लॉथ्स है मतलब मैं अपने शूज सामने वाले को दे दूंगी, और सामने वाले से क्या ले लूंगी? क्लॉथ्स ले लूंगी। तो जब इस प्रकार से मैं चीजों का एक्सचेंज कर पाऊंगी, क्या हो रहा है यहाँ पे? चीजों का एक्सचेंज। जब इस प्रकार से वस्तुओं का एक्सचेंज हो जाएगा, चीजों का एक्सचेंज हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। अगर किसी के पास में जानवर है ना, गाय है, भैंस है, और वो क्या कर रहा है? मिल्क, दूध को उत्पादित कर रहा है। ठीक है, उसके यहाँ गाय भैंस है, उसके यहाँ दूध का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, और किसी के पास, कृषक के पास है ना, कोई कृषक है, उसके पास खेती है, उसके पास धान हो रहा है, तो पहले के जमाने में क्या किया जाता था कि ये बंदा इसको कहेगा कि तुम मुझसे दूध ले लो, है ना, मेरी आवश्यकता से अधिक मेरे पास दूध है और मुझे धान की जरूरत है, तो मुझे धान दे दो। ठीक है, तो इस प्रकार से मुद्रा चीजों का विनिमय किया जा रहा है कि एक दूध को दे करके धान की डिमांड की जा रही है। ठीक है, और धान दे करके दूध लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता था कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था, विनिमय हो रहा था। लेकिन क्या एक सेटिस्फैक्टरी मेथड था? जी नहीं, यह एक सेटिस्फैक्टरी मेथड नहीं था। क्यों? रीजन इज दैट सेटिस्फैक्टरी मेथड नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास दूध नहीं है, ठीक है, अगर इसके पास कोई बफेलो है, या फिर कोई मैं बोलूं कि काऊ है, ठीक है, और ये चाह रहा है कि भाई इसको काऊ की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको धान की जरूरत है, ठीक है, और अगर ये कह रहा है कि तुम मेरी गाय ले लो और उसके बदले मुझे धान दे दो, और वो कह रहा है कि मुझे गाय की जरूरत है ही नहीं, अगर ये कह रहा है कि मुझे धान की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे धन की जरूरत है, क्योंकि मुझे क्या खरीदना है? मकान बनाना है। क्या करना है? मुझे मकान बनाना है, तो मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत है। लेकिन इसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, और इसके पास इसको क्या चाहिए? इसको रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन ये क्या बेचना चाह रहा है? काऊ बेचना चाह रहा है, लेकिन उसको इसकी जरूरत नहीं है, तो वो लेने से मना कर सकता है कि यार मैं नहीं लेना चाहूं। और एक काऊ के मूल्य में हो सकता है कि उसका रॉ मटेरियल नहीं है, तो इसको मापेंगे कैसे? मूल्य का मापन इस समय की सबसे बड़ी कठिनाई थी। क्या कठिनाई थी? मूल्य का मापन करना। और क्या होता था, जब मूल्य का मापन ही नहीं हो पाएगा तो दोहरे मूल्य की समस्या आ जाएगी। दोहरे मूल्य की समस्या भी यहाँ होती थी। दोहरा मूल्य कैसे? जैसे कि अगर इसके पास में कोई मकान है, ठीक है, अगर इसके पास कोई घर बना हुआ है या फिर जमीन है, और ये चाहता है कि उसके घर को या जमीन को वो बेच दे, क्योंकि उसके पास खाने के संसाधन उपलब्ध नहीं है, या फिर वो यहाँ से पलायन करना चाहता है, किसी और जगह जाके किसी दूसरे राज्य में बसना चाहता है, वो बेचना चाहता है, लेकिन क्या है कि सामने वाले बंदे के पास बेचने के लिए क्या है? सिर्फ गाय है। ठीक है, तो वो क्या कर पाएगा? इसकी कीमत हो सकता है ज्यादा हो, इसकी कीमत क्या होगी? प्राइस हो सकता है ज्यादा हो, इसका प्राइस हो सकता है कम हो। वो इसके बदले में 4 गायों की डिमांड कर सकता है, बोल सकता है कि यार मुझे इस घर के बदले 4 गाय चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक ही गाय अवेलेबल है, एक ही काऊ है। ठीक है,
तो एक गाय के बदले में उसको अपना इतना बड़ा प्रॉपर्टी देना पड़ सकता है, इतनी जमीन और मकान देना पड़ सकता है, तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये समस्याएं भी यहाँ पे सामना करना पड़ सकता था। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से निकले, जब हम लोग कबीलियाई क्षेत्र से निकले, जब हम लोग थोड़ा सा और आगे चले, जब इतिहास की बात करें, तो फिर हमारा मौर्य शासन शुरू हो गया। ठीक है, मौर्य शासन शुरू हो गया और इसके साथ में क्या हुआ, मुगल शासन शुरू हो गया। तो जब मुगल शासन या मौर्य शासनकाल शुरू हुआ, तो जो सिक्के, तो तब यहाँ से क्या शुरू हुआ कि सिक्के प्रणाली शुरू हो गई। क्या कहा कि सिक्के बनाए जाने लगे। अब सिक्के क्या होते थे, इसमें जो राजा महाराजा होते थे वो क्या कराते थे कि सिक्कों पे अपना इसलिए निकलवाए सिक्के, ताकि वो उनका जो ईरा होता था कि किस समय उनका शासन हुआ है, उनका जो नाम होता था, तो उसके आधार पर वो सिक्के जारी किए जाते थे। ठीक है, ताकि वो अपने शासन कितना शासन प्रिय है या फिर उसका शासन कितने समय तक रहा, इस चीज को लोगों को बनाने के लिए और अपनी क्या कहते हैं कि अपनी राजशाही को शो करने के लिए उन्होंने सिक्के चलाए। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ था, इन्हीं सिक्कों को हम लोगों ने क्या किया, मूल्य माप की इकाई के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। यहां से हम लोगों को कुछ हद तक मूल्य माप के लिए इसका यूज होने लगा। हालांकि पूरी तरीके से तब भी क्या हुआ कि इन सिक्कों का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके बाद में जब ब्रिटिश शासनकाल आया, तो ब्रिटिश शासनकाल के समय तक हमारे यहाँ और भी सिक्के आने लग गए थे। कौन कौन से सिक्के आने लग गए थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ठीक है, कांसे के सिक्के भी आने लगे थे, पीतल के सिक्के, अलग अलग धातुओं के सिक्के धीरे धीरे जब आने लगे, तो फिर क्या हुआ कि इन्हीं सिक्कों के माध्यम से क्या हुआ, हम लोगों ने विनिमय करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये क्या था, एक मूल्य की माप, इससे क्या होता था, जो हमारी समस्या थी कि मूल्य की माप की समस्या थी, उसको इन्होंने कम किया। अगर एक सिक्का सोने का कोई ले रहा है तो उसके बदले उसको उतना सामान देना पड़ता था, और अगर एक चांदी का सिक्का है तो उस चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर ही वो सामान खरीद सकता था। तो यहाँ से क्या हुआ कि इनकी क्वालिटी के आधार पर, क्योंकि एक सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, कांसे का सिक्का है, ठीक है, तो इस हिसाब से मूल्य का यहाँ पे आदान प्रदान करने के लिए विनिमय के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद जो ब्रिटिश शासनकाल शुरू हुआ, तो उसमें क्या हुआ, उन लोगों ने हम लोगों को कागजी मुद्रा से परिचय करवाया। ठीक है, कागजी मुद्रा की शुरुआत ही ब्रिटिश शासनकाल के समय से हुई थी। फिर क्या आई, जब ब्रिटिशर्स आए तो फिर हमारे यहाँ कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई। आज भी भारत में कागजी मुद्रा ही चल रही है, और सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में क्या चल रहा है, कागजी मुद्रा चल रही है। सबसे छोटी करेंसी, सबसे छोटी, उसके बाद में भी नई आरबीआई ने अभी तो डिजिटल, जैसे आज का टाइम की अगर बात करें तो आजकल तो सीबीडीसी लॉन्च किया गया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, है ना। अब मूल्य के हम लोगों को जो आदान प्रदान करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी का भी हम लोग अब इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से भी डिजिटल रूप में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करें कागजी मुद्रा की, तो सबसे छोटा रुपए का नोट कौन सा है वर्तमान में, सबसे छोटा जो नोट है वो है 1 रुपए का नोट, और 1 रुपए के नोट को वित्त मंत्रालय जारी करता है, और जो वित्त मंत्री होते हैं वो इस पे सिग्नेचर भी करते हैं। सबसे छोटी मुद्रा है भारत की। ठीक है, और इससे जो भी बड़ी मुद्रा है, ठीक है, इससे बड़े जो भी नोट, जो भी करेंसी जारी की जा रही है, वो कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। इससे 1 रुपए के नोट से बड़ी जितनी भी करेंसीज होती है उसको आरबीआई जारी करता है। ठीक है, अब ये कोई लेने से मना कर सकता है, क्या ये विनिमय का सही माध्यम है, तो हाँ, ये विनिमय का अभी तक का सही माध्यम माना जाता है। क्योंकि जब हम नोट लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि मैं भारत सरकार की ओर से इतने रुपए अदा कर रहा हूं। जब ये पंक्ति वहां लिखी होती है, नीचे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, तो ये एक मान्य मुद्रा होती है, क्योंकि इसके जरिए आदान प्रदान करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसको रिजर्व करना आसान हो जाता है। ये मूल्य की सही माप, ये मूल्य की सही माप को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें आदान प्रदान करना आसान है, इसको संचय करना आसान है। ठीक है, अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली बैंक में जाके रख सकते हैं,
ठीक है, वो 10 साल बाद भी 2 लाख रहेगा, इवन उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये नश्वर होती है, ये खत्म भी नहीं होती। ठीक है, और समय के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, अगर बैंक में अगर आप पैसा रखेंगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा, चाहे 5 साल बाद आप उसको निकालें, चाहे 10 साल बाद, चाहे 15 साल बाद, है ना, आपका पैसा ऐसा का ऐसा रहेगा, प्लस इंटरेस्ट के साथ आप उसको बाद में निकाल सकते हैं। तो आजकल जो मुद्रा वर्तमान में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कागजी मुद्रा है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कि मुद्रा कौन कौन सी मुद्राएं हैं। तो पहला, प्राइमरी फंक्शंस क्या है, सेकेंडरी फंक्शंस क्या है इसके, और कॉन्टीजेंट फंक्शंस क्या है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो क्या है ये, मेजर ऑफ वैल्यू। क्या करती है, मुद्रा की मापक होती है, किस प्रकार से हमको कोई चीज खरीदनी है। अगर मैंने लैपटॉप खरीदा है तो उसकी कीमत मुझे 25,000 अदा करनी है, तो मुझे 25,000 ही मैं सामने वाले को दूंगी, उससे ना तो मैं वो कम दूंगी, तो इससे कम में ना वो मुझे कोई चीज देगा, ना मैं उससे चीज खरीद पाऊंगी। कि ठीक है, तो मुद्रा की सही मापक होती है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इजीली आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर आप मार्केट में 100 रुपए लेके गए हैं, अगर आपने 10 रुपए की चीज दी है तो आप 90 रुपए वापस वहां से ले सकते हैं और उससे कोई और सामान भी खरीद सकते हैं। ठीक है, इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, सेकेंडरी क्या है, स्टोर कर सकते हैं आप इसको, किसी को ट्रांसफर करना है तो आप अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को ऋण के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, इट कैन हेल्प इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स, इसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है, मुद्रा की अगर माप हो पाएगा, अगर मुद्रा मापक के रूप में इस्तेमाल की जा सकेगी, तभी तो हम उसको नेशनल इनकम के रूप में कैलकुलेट कर पाएंगे। या फिर अगर इस चीज को ही मुझे गणना करनी है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है, कैसे निकालूंगी मैं प्रति व्यक्ति आय, अगर मुद्रा की कोई माप ही नहीं हुई तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन इंसान कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी ऑफ मनी, लिक्विडिटी भी होती है मनी की, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा समझाया था कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा लिक्विड होती है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा लिक्विड होती है। अगर आपका कोई बंदा या फिर आपके पेरेंट्स कभी हॉस्पिटल है ना, किसी भी वजह से हॉस्पिटल में गए हैं, ठीक है, उनको कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, और आपको क्या हुआ कि डॉक्टर बोलता है कि इमरजेंसी में सर्जरी करनी है और आप 1 लाख रुपए जमा करा दो। क्या बोल रहा है कि हॉस्पिटल में गए हैं, इजीली बन जाता है 1 लाख रुपए का बिल, तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप चले गए हैं तो ठीक है। अब 1 लाख रुपए जमा कराने के लिए तो बोल दिया है, तो आप 1 लाख रुपए आपके पास अगर कैश है, आपके पास अकाउंट में है, आपके पास गोल्ड के फॉर्म में है, आपके पास शेयर है, आपके पास जमीन या घर है, ठीक है, तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा लिक्विडिफाई होगी, कौन सी चीज सबसे ज्यादा तरल होगी। क्या आप जमीन और घर को देके 1 घंटे में पैसा ले सकते हैं? भाई टाइम लगता है, घर और जमीन आसानी से, इतनी आसानी से नहीं बिकता है, कम से कम 10-15 दिन तो लगते हैं, और साथ में उसकी एक सही कीमत मिल पाए, इसके लिए एक समय भी जरूरी होता है, क्योंकि आनन फानन में अगर आप चीजों को बेचोगे तो हो सकता है उसका मूल्य आपको कम मिले, जितना उसका मूल्य है उतना मूल्य नहीं मिले, तो ये अच्छा लिक्विड नहीं माना जा सकता। आपके पास अगर शेयर है ना, और शेयर भी क्या है कि मार्केट में आनन फानन में तो बिकते नहीं है, एक टाइम होता है कभी शेयर की कीमत अच्छी होती है तभी शेयर मार्केट में बेचे जाते हैं, तभी शेयर जब उसकी कीमत कम हो तो खरीदे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको पैसों की इमरजेंसी है ना, तो आप क्या कर पाएंगे, क्या शेयर बेच के पैसा ले पाएंगे? बेचे तो जा सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है, काफी टाइम टेकिंग है, और साथ में ही अगर गलत समय बेचा तो इसको भी उतना मूल्य जो उसकी वैल्यू है उतनी वैल्यू आप इससे नहीं ले पाएंगे, जो नहीं निकल पाएगी। ठीक है, अगर गोल्ड है तो गोल्ड को भी 1 घंटे में बेच के पैसा ला पाना थोड़ा सा टास्क ही होता है। ठीक है, इससे भी हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए वो नहीं मिलते। अगर हमने गिरवे भी रखा है या कम कीमत में, क्या आता है कि जब जल्दबाजी में बेचते हैं तो सामने वाला भी अपनी सुविधा अनुसार पैसा देता है, तो इससे भी काफी टाइम टेकिंग होता है, और इससे भी मूल्य जो हमारी कीमत है वो सही मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर अकाउंट की बात करें तो अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, अकाउंट में पैसा है, तो आप बैंक जाएंगे, बैंक जाके आप रिसिप्ट भरेंगे, रिसिप्ट भर के वहां से पैसा निकाल के ला सकते हैं। जब इंटरनेट की सुविधा हो तो आजकल डिजिटल करेंसी के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैश है तो आप क्या करेंगे, इंस्टेंट तत्काल में पैसा दे पाएंगे। ठीक है,
तत्काल में पैसा दे पाएंगे, मतलब सबसे तरल क्या है, कैश है। इसलिए मार्केट में सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड होती है, कैश की डिमांड होती है। और जब भी व्यापार किया जाता है, कोई भी व्यापारी होता है तो व्यापार करने के लिए सबसे ज्यादा तरल माध्यम कैश ही होता है। कैश का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, इसीलिए करंट अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसे भी आगे पढ़ाएंगे। तो लिक्विडिटी ऑफ मनी समझ में आया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, मुद्रा की मांग क्या है, और फिर इसकी बैंकों के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मुद्रा की आपूर्ति करता है वो किस प्रकार से मुद्रा की आपूर्ति करते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं किस प्रकार से मांग क्यों की जाती है। ठीक है, मेरा तो प्रश्न है कि सबसे पहले मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। अभी आपको मैंने पूछा था क्या जरूरत है आपको मुद्रा की, पैसे की जरूरत क्या है। यहाँ हम ईश्वर को कहते हैं नश्वर है, साथ में जो धन है या जो मुद्रा है ये भी जब नश्वर है, ठीक है, जब ये विनिमय का सबसे सही माध्यम है, तो आप बिना मुद्रा के तो कोई काम कर ही नहीं सकते। अगर आपने कोई काम किया है तो आपको वेतन के रूप में भी मुद्रा चाहिए। तो इसकी डिमांड क्यों होगी, क्योंकि यह क्या करता है, इसकी डिमांड क्यों है, क्योंकि आपको पारिश्रमिक चाहिए, आपको सैलरी चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी वस्तु खरीदनी है, ठीक है, आपको कोई भी वस्तु खरीदनी है, आपको कोई भी चीज को सेल करनी है। ठीक है, अगर आपको सेवा क्षेत्र में भी अगर कहीं जाना है, कि जैसे कि आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, तो वहां भी क्या हो सकता है, आपको मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। आपको क्लॉथ्स खरीदना है, फूड खरीदना है, ठीक है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स खरीदना है, ठीक है, टी कॉफी, कोई भी चीज, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आप कोई भी चीज परचेस करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, मुद्रा की जरूरत होती है। और मुद्रा ही विनिमय का माध्यम है, इसीलिए इसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो इसकी मांग का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो क्या है, कि ये क्या है, एक लेन देन का माध्यम है, ट्रांजैक्शन ऑफ मूवमेंट। मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है, हम अपनी जरूरत की वस्तुएं मुद्रा से ही खरीद सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक उद्देश्य, जब पैसों को जमा रखना होता है, आप अकाउंट में पैसा जमा रख सकते हैं, या फिर किसी को उधार देना होता है, ठीक है, आपको किसी चीज में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, आपको बीमा लेना होता है, तो कहीं ना कहीं क्या है, आपको मुद्रा की डिमांड रहती है। ठीक है, सबसे कम जोखिम वाला भी माना जाता है। अगर कैश है तो काफी कम जोखिम वाला होता है, बाकी मुद्रा का होना जोखिम कम ही करता है। सावधानी पूर्वक उद्देश्य क्या हो सकते हैं इसके, कि भविष्य में अप्रत्याशित परिस्थितियों में, है ना, फ्यूचर में हो सकता है कि 10 साल बाद आपको कोई मेडिकल की जरूरत हो, उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। तो जो भविष्य में भी अप्रत्याशित परिस्थितियां हो सकती है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, शादी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक में आप जमा कर दीजिए, जैसे कि कोई कार दुर्घटना हो गई, ठीक है, आपको घर बनाना है या फिर घरों की मरम्मत करानी है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे कारण हैं जहां हम लोगों को मुद्रा की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। ठीक, अब मुद्रा की अगर डिमांड है तो मुद्रा की आपूर्ति किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है, अगर मुद्रा की डिमांड है तो मुद्रा की आपूर्ति किस प्रकार से की जाएगी। अच्छा, ये भी तो प्रश्न है कि आखिर मुद्रा की आपूर्ति की कैसे जाती है या कौन करता है। तो जैसे आप मैंने बताया कि आजकल विनिमय का माध्यम हमारा जो कागजी नोट है, 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, जो छपाई का काम होता है, जो छपाई के लिए पैसा लगता है, वो भी कौन देता है, वित्त मंत्रालय देता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, मुद्रा छपवाई का काम करवाती है। कितनी मुद्रा की आवश्यकता है ये कौन बताता है, आरबीआई बताता है। रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई रेगुलेट करती है। ठीक है, 1 रुपए के नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर के सिग्नेचर होते हैं। और 1 रुपए से जितने भी बड़े नोट होते हैं, करेंसी जारी करती है, वो कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। ठीक है, 1 रुपए से ज्यादा का। और इसकी सप्लाई भी कहाँ से पता चली गया, कि जब छपाई फाइनेंस मिनिस्ट्री करा रही है, यहीं से पैसा निकल के कहाँ आता है, बैंकों के पास, आरबीआई के पास आता है, और आरबीआई से ही यह बैंकों के पास जाता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा की राशि को संदर्भित करता है। भारत में जो धन की आपूर्ति को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, 4 प्रकार से पैसा जो है लोगों के पास आता है। ठीक है,
कौन कौन से तरीके हैं अगर समझे तो पहले तो आरक्षित मुद्रा के रूप में आता है, जो आरबीआई के पास है ना। सबसे पहले किसके पास आता है पैसा, आरबीआई के पास आता है, तो आरबीआई के पास से बैंकों के पास जाता है और उसके बाद में और लोगों के पास आता है। ठीक है, आरबीआई से बैंकरों की जमा राशि के साथ आता है और फिर अन्य लोगों के पास पैसा आता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या है, उच्च संचालित मुद्रा होती है। देश के मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई के कुल दायित्व का मौद्रिक आधार उच्च संचालित मुद्रा कहलाता है। बाजार में जो भी प्रचलित मुद्रा बैंकों के पास जमा और आरबीआई के पास जो जमा होता है उसे हम लोग एम और से डिनोट करते हैं। और कौन सा तरीका होता है, जो दूसरा तरीका है M1 संकीर्ण मुद्रा के रूप में आता है। ये क्या होता है, अत्यधिक तरल होता है, बैंक इसके माध्यम से अपने उधार कार्यक्रम नहीं चला सकता है। ठीक है, कुछ रिजर्व के रूप में भी तो पैसा रखना होता है। ठीक है, तो ये संकीर्ण मुद्रा तरल होती है। ठीक है, जैसे कि आप समझ लें कि बैंकों में कैश रिजर्व किया जाता है, आरबीआई कैश रिजर्व करता है। ठीक है, उस प्रकार से समझ लीजिए। तीसरा है M1 जो मुद्रा प्रचलन में है, जो आप यूज कर रहे हैं, 500 का नोट है, 10 का नोट है, 20 का नोट है। ठीक है, और साथ में जो बैंकिंग प्रणाली के साथ जो डिमांड डिपॉजिट किया हुआ है, जो भी आपने करंट अकाउंट खुलवा रखा है, सेविंग अकाउंट खुला रखा है, उसके अंतर्गत आपने जो भी जमा किया हुआ है तो वो भी एक प्रकार की करेंसी है जो कि प्रचलित है। और आरबीआई के पास जो भी अन्य डिपॉजिट है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा माध्यम क्या हो सकता है, जो पहला माध्यम है, इसके अलावा कई बार लोग अपनी बचत को पोस्ट ऑफिस में भी रखते हैं, डाकघरों में रखते हैं, तो वो भी क्या होता है, बचत का ही पैसा होता है। आप पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहां भी लोग पैसा जमा करते हैं, तो वो मनी हो गई। ब्रॉड मनी, जो भी बैंकिंग प्रणाली के अंदर आप टाइम डिपॉजिट कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, एक लंबे समय के लिए आप पैसा डिपॉजिट कराते हैं, तो वो मनी भी क्या हो गई, आपकी ब्रॉड मनी हो गई। और क्या है, M4 जो चौथे नंबर की मनी है, तो उसमें जो हम लोग M3 मतलब जो हम M1 जो भी हमारी ये वाली मुद्रा है, इसको और इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारी M4 आ जाएगी। ठीक है, M4 में क्या है, डाकघर के साथ सभी प्रकार के जितने भी डिपॉजिट है उसको लिया जाता है। ठीक है, अब मुद्रा का सृजन कौन करता है, मुद्रा का सृजन बैंक जमा का केवल किस प्रकार से मुद्रा का सृजन हो रहा है, तो आंशिक बैंकिंग प्रणाली के जरिए हो रहा है। बैंक जमा का केवल एक हिस्सा ही वास्तविक नकदी के रूप में होता है, जिसका उपयोग बाजार की तरलता के लिए होता है। ठीक है, अब किस प्रकार से होता है इसको भी देखते हैं। पहली चीज, बैंकों के पास मार्केट में तरलता कैसे होगी। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट है कि बाजार में तरलता का आधार क्या है, ठीक है। मेरा इसी संबंधित एक दूसरा प्रश्न भी है कि लोगों के पास पैसा आता कहां से है, या फिर मुद्रा जनता के पास आती कहां से है। ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगी कि पहला क्या होता है कि आरबीआई, इसके लिए एक पॉइंट हम समझेंगे, बैंक रेट। वैसे तो बहुत कुछ समझना है, पर इन शॉर्ट में भी अगर मैं देखा जाऊं, इसको डिटेल में भी हम बैंक रेट को समझेंगे, लेकिन सिर्फ आज में तरलता, लोगों के हाथ में पैसा कैसे आता है, अगर हम इसी को समझना चाहें तो मुझे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। क्या करना होगा कि क्या होता है, मार्केट में आरबीआई के पास करेंसी रहती है। जब आरबीआई के पास नोट आते हैं तो क्या करती है, ये बैंकों को क्या करते हैं, जो भी केंद्रीय बैंक होते हैं इनको क्या देती है, ऋण के रूप में पैसा देती है। ठीक है, जब इनको ऋण के रूप में पैसा मिलता है तो केंद्रीय बैंकों के पास पैसा आता है, और फिर केंद्रीय बैंक क्या करते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देते हैं, है ना, वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देते हैं। और फिर यही बैंक जो होते हैं वाणिज्यिक बैंक, जो ऋण के रूप में किसको पैसा देते हैं, जनता को पैसा देते हैं। चाहे फिर वो व्यापार करने के लिए हो, उद्योगों को दिया जा रहा हो, चाहे निवेश के लिए दिया जा रहा हो, चाहे स्टार्टअप योजनाओं के लिए दिया जा रहा हो,
तो इस प्रकार से जो होता है मनी का फ्लो होता है आरबीआई टू पब्लिक के पास तक, है ना। आरबीआई से पब्लिक के पास पैसा क्या आएगा, आरबीआई क्या करेगी, ऋण के रूप में केंद्रीय बैंकों को देगी, केंद्रीय बैंक ऋण के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को देंगे, और वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, ऋण पब्लिक के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पूरी पॉलिसी को, अगर मार्केट में तरलता को नियंत्रित करना है, ठीक है, तरलता को नियंत्रित करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक कारण अगर मैं समझाऊं तो मैंने इन्फ्लेशन समझाया है, ठीक है। हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर मंदी की स्थिति से उभरने के लिए भी आरबीआई क्या करती है, अपनी मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन करती है। तो आरबीआई तरलता को नियंत्रित कैसे करती है, आप समझ पा रहे होंगे कि आरबीआई जितना ज्यादा पैसा केंद्रीय बैंकों को देगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा पैसा वो लोग वाणिज्यिक बैंकों को देंगे, उतना ही ज्यादा वो मार्केट में ऋण देंगे, और उतना ही ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, कंट्री की ग्रोथ में भी ये सहायक हो सकती है। और अगर सप्लाई ना बढ़े, सिर्फ डिमांड बढ़े, तो इन्फ्लेशन का कारण हो सकती है, ठीक है। अगर ऋण के रूप में जो पैसा दिया जा रहा है, इसी को क्या कहेंगे, बैंक रेट कहेंगे, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, बैंक रेट भी कहते हैं, ठीक है। आरबीआई जिस रेट पे केंद्रीय बैंकों को पैसा देती है उसे बैंक रेट भी कहते हैं। जब बैंक रेट परिवर्तित होती है तो तरलता कंट्रोल होती है। अब समझ में आ रहा है बैंक रेट में परिवर्तन का क्या असर होता है तरलता पर, या मार्केट को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से आरबीआई एक्ट करता है। ये क्या करेगा, मार्केट में तरलता को जैसे इन्फ्लेशन को कम करना है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करेगी, बैंक रेट बढ़ा देगी। बैंक रेट बढ़ा देगी तो केंद्रीय बैंक क्या करेंगे, ऋण कम लेंगे। इन्होंने ऋण कम लिया, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण कम देंगे, वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा कम रहेगा, वो मार्केट में जनता को पैसा कम देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, तरलता कंट्रोल हो जाएगी। मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली, महंगाई कहीं ना कहीं कम होने लगेगी। तो इस प्रकार से पूरा सर्कल है जो कि काम करता है, और इसी प्रकार से जनता के हाथ में पैसा आता है, और जनता फिर अलग अलग तरीकों से निवेश करती है, व्यापारिक गतिविधियां करती है, उद्योगों में पैसा इस्तेमाल करती है, ठीक है, नए स्टार्टअप्स लेके आती है, नए नए इन्वेंशंस होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, सरकार को भी ये पैसा दिया जाता है, सरकार भी क्या करती है, आरबीआई से ही पैसा लेती है। सरकार का बैंकर कौन है, सरकार का बैंकर भी कौन है, आरबीआई है। तो सरकार भी क्या करती है, आरबीआई से पैसा लेती है, और फिर गवर्नमेंट की योजनाएं चलाई जाती है, ठीक है, अलग अलग योजनाओं में सरकार पैसा डालती है, ठीक है, वित्तीय समावेशन के लिए काम करती है, ठीक है। अलग अलग बच्चों को, जैसे कि अभी कौशल विकास पे काम किया जा रहा है, तो कौशल विकास के लिए कंप्यूटर क्लासेस, सिलाई क्लासेस चलाई जाती है, ठीक है। बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, मानव संसाधनों को मजबूत बनाने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो सेगमेंट है ये काम करता है, ठीक है। अब